चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 18B को। तो अभ्यास 18B को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग को एक वृत्त दिया गया है। वृत्त में हम लोग जब भी कोई हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर प्रकार का हम लोग नोक रखते हैं और उस पर यहाँ पर इस तरह से हम लोग चाप लगाकर एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग प्रकार लगाते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रकार को लगाते हैं, ठीक, प्रकार को, वही होता है हम लोग का केंद्र। ठीक है, और केंद्र और जो यहाँ पे बाहरी किनारा होता है इसे ही बोलते हैं हम लोग परिधि। ठीक है, तो यहाँ से और केंद्र से यहाँ पर परिधि को मिलाते हैं तो इस दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है। ठीक है, और यही वृत्त का जो वृत्त की जो त्रिज्या रहती है, ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना ही हम लोग का क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। ठीक है, यदि ओ से बी तक लेंगे तभी त्रिज्या रहेगी, ओ से ए तक लेंगे तभी भी त्रिज्या है, लेकिन यही पूरी हम लोग यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा ले ए से बी तक। ठीक है, तो यही हो जाता है हम लोग का व्यास। ठीक है, आगे हम लोग देखिए, और यहाँ पर कोई भी वृत्त रहता है ना, कोई भी वृत्त रहता है, ठीक है, या छोटा रहे या बड़ा, ठीक है, वृत्त की यदि आप परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब पूरी बाउंड्री की जो भी लंबाई है, ठीक है, और यहाँ पे व्यास मतलब यहाँ पर केंद्र से होते हुए वृत्त के 2 स्थानों पर मिला देंगे तो वही हो जाता है हम लोग का व्यास। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होते हुए, ठीक है, वृत्त की परिधि पर 2 स्थानों पर मिला देते हैं, वही व्यास हो जाता है। तो कोई भी वृत्त की परिधि में और व्यास से भाग दिया जाता है ना, तो अनुपात उसका 22/7 आता है। ठीक है, 22/7 लगभग, यदि हम लोग को इस तरह से माना रहेगा दशमलव में, ठीक है, यहाँ पे संख्या के रूप में इस तरह, या तो प्रश्न में यह भी वैल्यू रखकर आप हल कर सकते हैं, या तो यह भी, ठीक है, 3.14 भी रखकर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, परिधि और व्यास में व्यास का अनुपात निकालते हैं तो ये आता है हम लोग का पाई होता है। ठीक है, परिधि बटा व्यास बराबर पाई, या फिर लिख देते हैं, ठीक है, परिधि बराबर क्या कर देंगे? व्यास यहाँ पे हर में तो यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे, परिधि बराबर पाई गुणते व्यास हो जाएगा, परिधि बराबर 2πr। ठीक है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2r रख दिया गया है, 2 रखा गया है और r, पाई तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है सी मतलब यहाँ पे परिधि है, सरकमफरेंस है। ठीक है, यही परिधि है हम लोग का। ठीक है, और बराबर पाई है, और डी हम लोग का क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर माने व्यास होता है। ठीक है, ये बस एक याद रखेंगे। ठीक है, सी बराबर 2πr, यही याद रखेंगे सबको। इसी से आपको जिसकी आवश्यकता रहेगी उसको आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 18B को हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, एक लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है, 8 छल्ला बनाना है। यदि एक छल्ले का व्यास हमें 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा? ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है ना, देखिए इसी तरह से कोई वृत्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका व्यास कितना है? यहाँ पर व्यास यहाँ से केंद्र से लेते हुए ले लेंगे पूरा इस तरह से सीधा, तो ये हो जाएगा हम लोग का व्यास, जो कि हम लोग को दिया हुआ 22.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ना एक छल्ला बनाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक छल्ले का व्यास, एक छल्ले का यही है, हम लोग को कुल 8 छल्ला बनाना है। ठीक है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले, ठीक है, समान ही सबका व्यास है, 8 छल्ला हम लोग को बनाना है। और यहाँ पर दिया हुआ है ना कि एक छल्ले का व्यास हम लोग को दिया हुआ है कि 22.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा हम लोग को ये बताना है, कुल कितना मीटर तार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास दिया गया है ना, तो यहाँ पे छल्ला बनाने के लिए ना यही पूरी परिधि की आवश्यकता है। ठीक है, छल्ला हम लोग को बनाना है, तो इससे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग को व्यास दे दिया गया है ना, तो इससे हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि हम लोग को एक परिधि निकल जाएगी तो हम लोग 8 छल्ले बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोहे के तार से छल्ला बना रहा है ना, तो छल्ला बनाने का यही मतलब है ना कि इसी में समझ लीजिए कि लपेट रहा है। ठीक है, छल्ला बना रहा है, एक बार लपेटा है तो इस तरह से कुल 8 बार लपेटा हुआ है इसको। ठीक है, तो 8 छल्ले यहाँ बनाया हुआ है, तो एक छल्ले हम लोग बनाने में जितना तार लगेगा उसमें क्या कर देंगे? 8 का गुणा कर देंगे। हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले पहले वाले प्रश्न को लिख देते हैं हम लोग, लोहे के तार से एक छल्ला बनाने में लगातार कितना तार लगेगा? उसकी परिधि के बराबर लगेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर छल्ला बना रहा है, एक छल्ला बनाएगा तो क्या लगेगा? परिधि के बराबर लंबाई लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं परिधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक छल्ला बनाने का हम लोग पूरा परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं ना व्यास दिया हुआ है, तो व्यास के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला, ठीक है। यही 2r जो होता है यही होता है हम लोग का व्यास, ठीक है। त्रिज्या का दुगुना ही हम लोग का क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर हम लोग पाई डी लिख लेते हैं, ठीक है। डी हम लोग का क्या है, डायमीटर व्यास, आर हम लोग का यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। त्रिज्या का दुगुना यहाँ पर व्यास हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का वैल्यू हम लोग चलिए 22/7 ही रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं। और यहाँ पे गुणते 22/7 यहाँ पर यह हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग को व्यास दिया हुआ है, ठीक है, फार्मूले में प्रश्न में हमें दिया हुआ है 22.75 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर अंश और हर को हम लोग विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। ये संख्या पूरी 7 से विभाजित है ना। हम लोग लिख देते हैं 22 गुणते यहाँ पर 7 को यहाँ पर विभाजित कर देंगे ना, तो देखिए 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ पे 22 है तो 7 × 21 3 बार तो भाग चला जाएगा, 21 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 7 बचा। लेकिन अब हम लोग दशमलव की संख्याओं का इस्तेमाल करने वाले हैं तो दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 में से हम 22 में से 21 घटाए हुए तो 1 बचा हुआ, 1 और 7 17, ठीक है। तो 7 दूना 14, ठीक है। तो जब हम लोग 17 में से 14 घटा देंगे तो 3 ही बचेगा, 3 और 5 35, तो 7 5 35 इतना बचा हुआ है। बस इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जब 22 और 325 का आप गुणा कर देंगे ना तो देखिए इतना ही आएगा, 7150 आएगा। लेकिन आपको लगाना है 2 स्थान पे दशमलव, तो 1 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। जबकि आपका यहाँ पे जो व्यास आप लिए थे ना यह सेंटीमीटर में था, तो ये भी हम लोग का मात्रा कितना बना, सेंटीमीटर ही बना। तो जो आपका ना जो यहाँ पर आपका वृत्ताकार जो छल्ला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका व्यास दिया हुआ है, मतलब ये वृत्ताकार ही है, तभी यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, ठीक है, जो छल्ला है। तो यहाँ पे छल्ला को ना आप जब एक बार लोहे के तार से लपेट रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यदि स्टार्ट करें तो एक बार यदि लपेटे ना तो इतना सेंटीमीटर तार लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक छल्ला बनाने में लगा तार तो हमने निकाल दिया, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है, 8 छल्ला बनाना है कुल, ठीक है। तो चलिए 8 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं हम लोग लोहे के तार से 8 छल्ले बनाने में लगा कुल तार, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुणते परिधि भी लिख सकते हैं, परिधि हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर तो 8 गुणते परिधि लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इसका 8 गुना कर देते हैं, ठीक है। 8 गुणते यहाँ पे 71.5 ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 8 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40 को 0 हो जाएगा, हासिल 4 लगेगा, ठीक है। तो 8 है कम 8, 8 में 4 हासिल जोड़ देंगे तो 8 4 12 को 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 हासिल लगेगा, ठीक है। फिर 8 7 56, 1 57 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर एक स्थान पे दशमलव है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और ये अभी हम लोग का सेंटीमीटर में परिधि आया था, परिधि का हम लोगों ने जब 8 बार छल्ला बनाया, ठीक है, वृत्त पर जो भी हम लोग का वृत्त था एक छल्ला बनाया तो ठीक है हम लोग को इतना सेंटीमीटर का तार लगा। और जब 8 बार छल्ला हम लोगों ने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे 572 यहाँ पे सेंटीमीटर लगा, इतना तार लगा। लेकिन हम लोग को देखिए तार को ना यहाँ पे मीटर में हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मीटर में ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर दें, 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से भाग दे दीजिए। 500 यहाँ पे 72 ही है, 572 को हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, तो ये अब बदल गया हम लोग का मीटर में, ठीक है। तो जब यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो 1 जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरा जीरो हटेगा यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा 5.72 मीटर, ठीक है। हम लोगों ने कैसे किया, हम लोग को यहाँ पे एक वृत्त दिया गया था, है ना, एक छल्ले का हम लोग को व्यास दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे वृत्ताकार ही है यह, ठीक है, जिसका यहाँ पर व्यास हम लोग को दे दिया गया था, है ना। छल्ले का व्यास हम लोग को दे दिया गया था और कुल 8 छल्ला बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर लोहे का तार उस पर लपेटना था, ठीक है, ऐसे समझ सकते थे कि लपेटना था उस पर, है ना। तो कुल 8 बार लपेटना था, तो हम लोगों ने लिख दिया कि यहाँ पर लोहे के तार से एक छल्ला बनाने में कितना तार लगेगा, उसके परिधि के ही बराबर, ठीक है, उसके परिधि के ही बराबर है ना तार लगेगा। तो हम लोगों ने परिधि बराबर होता है 2πr लिख दें या पाई डी लिख दें, पाई इंटू डी डायमीटर, है ना, जो कि हम लोग का व्यास है। तो यही व्यास हम लोग को दिया था, व्यास का वैल्यू रखा, हल कर दिया, ठीक है। तो इसको हल कर दिया तो हम लोग को परिधि निकल कर आ गया, ठीक है, 71.75 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में निकल कर आ गया। तो ये एक छल्ले का है, ठीक है, एक छल्ले में जो एक छल्ला बनाने में जो तार लगेगा उसका यहाँ पर दिया गया वैल्यू। तो हम लोग को कुल 8 छल्ला बनाना था, तो 8 बार लपेटना था, तो 8 छल्ला बनाने में इसमें 8 का गुणा कर दिया गया, ठीक है, और हल कर दिया तो यह सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन हम लोग को ज्ञात करना था मीटर में, इसीलिए हम लोगों ने 100 से भाग देकर इसको मीटर में बदल दिया, ठीक है, जो क्या है हम लोग का 5.72 मीटर। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना, हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास हम लोग को दे दिया गया कि
4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। डंडे का हमें व्यास दे दिया गया है और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम लोग को चलिए लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया कि एक हाकी का डंडा है, ठीक है। हाकी का डंडा ऐसे ही है, ठीक है, इस तरह से गोलाकार ही है, ठीक है। अब यहाँ पर पतली डोरी इसको लपेटना है, ठीक है। इस पर यदि आप डोरी लपेटेंगे तो यह देखिए एक वृत्ताकार ही है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो मान लेते हैं इसी प्रकार से रहेगा डंडा, ठीक है। तो यह वृत्ताकार ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक हम वृत्त बना देते हैं, वो वृत्ताकार ही है जिसका व्यास आपको दे दिया गया है, ठीक है। कि यहाँ से केंद्र, जहाँ से भी केंद्र रहेगा इसके यहाँ पर व्यास दे दिया गया हम लोग को 4.9 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पर जो डंडा है, ठीक है, हाकी का जो डंडा है उसका यहाँ पर व्यास, ठीक है, इसी प्रकार से गोल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास दे दिया गया है और यहाँ पे जो पतली डोरी लपेटनी है ना उसको 250 बार फेरे लगाना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे कि एक फेरे लगाने में कितना सेंटीमीटर का डोरी लग रहा है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का, एक फेरे लगाने में कितना सेंटीमीटर का डोरी लग रहा है। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, 250 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 250 इस पर फेरे लगाना है इस तरह से, ठीक है, 250। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले परिधि हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं हाकी के डंडे पर एक फेरी, ठीक है, एक फेरी लपेटने के लिए, लपेटने रहेगा, लपेटने के लिए, चलिए यहाँ से लिखते हैं, के लिए आवश्यकता डोरी, आवश्यक कितना डोरी की हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी, वो परिधि के बराबर ही हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। जो हाकी के डंडे का परिधि है, ठीक है, जो भी जिसका हम लोग को यहाँ पे व्यास दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को 4.9 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो इस पर यदि आप डोरी लपेटना चाहते हैं ना तो उसके व्यास के ही बराबर लपेटेंगे, ठीक है। एक बार में यहाँ से स्टार्ट किए तो इसके पूरे परिधि के बराबर, ठीक है। तो जो हाकी का डंडा का परिधि है उसी की हम बात करें, ठीक है। हम लिख दें हाकी के डंडे पर एक फेरी लपेटने के लिए आवश्यकता डोरी कितना होगी, परिधि के बराबर होगा उसके, ठीक है। तो हम लोग परिधि का फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है तो व्यास के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना। यदि त्रिज्या देता तो हम लोग 2πr लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पाई इंटू डी लिख देते हैं। डी हम लोग का क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला रख देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर है पाई का मान कितना, 22/7 ही होता है। और यहाँ पे व्यास आपको दिया हुआ है 4.9। तो यहाँ पर यह जो आएगा ना सब सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 49 है, 7 से विभाजित है, 7 से 49 होता है, तो 7 से कम 7 हो जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं 22 गुणते 0.7। तो इसमें हम लोग 22 में 0.7 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, एक हासिल आएगा, ठीक है। 7 दूना 14, एक हासिल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 154 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हो गया, यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो यह एक चक्कर, ठीक है, यह एक बार आप लपेटेंगे ना, जो हाकी है उस पर एक बार लपेटेंगे तो इतना सेंटीमीटर ना डोरी की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कितना, 250 हम लोग को फेरी लगाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 250 का, बस इसमें आप गुणा कर दीजिए। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं यहाँ पे हाकी के डंडे पर हम लोग को एक फेरी नहीं, हम लोग को अब कितना लगाना है, 250। हम लोग लिख देते हैं 250 फेरी लपेटने के लिए आवश्यक डोरी, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम लोग, 250, इसका 250 गुना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार लपेट रहे हैं तो इतना तार, इतना जैसे कि इतना लंबाई का आपको डोरी की आवश्यकता हो रहा है, तो 250 चक्कर लगाना है तो 250 बार इसका हो जाएगा, ठीक है। 250 का इसके हम लोग गुणा कर देंगे, 15.4 है, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। जब आप 250 में 250 और 154, ठीक है, 250 और 154 का जब आपस में आप गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 38,500 आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। अब यह मात्रक है हम लोग का है सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था हम लोग को परिधि, ठीक है, परिधि सेंटीमीटर में दिया था, तो यह भी कितना आया, सेंटीमीटर में ही आया हम लोग का परिधि। और यहाँ पर हम लोगों ने 250 गुना कर दिया तो हम लोग को यह आ गया सेंटीमीटर में। चलिए इसको हम लोग बदल लेते हैं मीटर में, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए यहीं तक है ना, 3800, ठीक है, 3850 ही बचा हुआ है, ठीक है, 3850। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से भाग दे देंगे, तो ये अब हम लोग का कितना किस मात्रक में बदल जाएगा, मीटर में। तो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, एक यहाँ पर, एक हटेगा तो एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 38 यहाँ पर लगेगा दशमलव ना, तो 38.5 ही बचेगा, ठीक है। जीरो लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, मीटर। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि हॉकी का कोई डंडा है, ठीक है, उस पर इस तरह से ना डोरी लपेटना था, ठीक है, डोरी लपेटना था। तो यहाँ पे डंडे का व्यास हम लोग को दे दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे 250 फेरी लगाना था, है ना, डोरी से 250 यहाँ पे फेरी डंडे पर लगाना था, लपेटना था, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर व्यास दे दिया गया था, तो हम लोगों ने पहले परिधि निकाला कि जब लपेटेंगे ना तो पूरा एक बार लपेटने में कितना आपको धागा लगेगा, ठीक है, जो डोरी है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हॉकी के डंडे पर एक फेरी लपेटने के लिए आवश्यक डोरी कितना रहेगी, परिधि के बराबर। जाहिर सी बात है इसकी परिधि बाहरी किनारे पर ही आप लपेटेंगे तो इतना ही आवश्यकता रहेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हम लोग को व्यास दे दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2πr होता है यहाँ पे परिधि का फार्मूला, तो हम लोगों को व्यास के हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है, 2r होता है d के बराबर, ठीक है, πd लिख दिया हमने और यहाँ पर वैल्यू रख दिया, ठीक है, जो भी व्यास दिया था, और इसको हल कर लिया। तो हम लोग को परिधि निकल कर आ गया, ठीक है, कि एक बार फेरी आप ना जो यहाँ पे डंडा है हॉकी का डंडा उस पर एक फेरी लगा रहे हैं ना, तो इतना सेंटीमीटर आपको डोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग को लगाना कितना है, 250 फेरी, तो 250 का इसमें हम लोगों ने इसी में हम लोगों ने गुणा कर दिया, ठीक है। इसी से जो हम लोग का 15.4 सेंटीमीटर धागा का आवश्यकता हो रहा था एक फेरी के लिए, तो 250 का हम लोगों ने इसमें गुणा करके 250 फेरी हम लोगों ने लगा लिया, ठीक है। हॉकी के डंडे में 250 फेरी लपेटने के लिए आवश्यक डोरी 250 से गुणा कर दिया, तो जो कि हम लोग का आया इतना सेंटीमीटर आया था, 100 से हमने भाग दे दिया, तो ये हम लोग का आ गया 38.5, जीरो चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 38.50 मीटर आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है ना कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। हल करने वाले हम लोग, ठीक है, तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, जैसे देखिए जो साइकिल का पहिया रहता है जाहिर सी बात है गोल ही रहता है, गोल रहता है। यहाँ पर इसका व्यास भी दे दिया गया है ना, व्यास हम लोग को दे दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे केंद्र से यहाँ पर परिधि पे 2 स्थानों पर मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, जो कि हम लोग को 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही दिया गया है। तो हम लोग को देखिए इतना दूरी पूरा तय करना है, कितना 2.42 किलोमीटर हमें तय करना है दूरी, है ना। तो पहिया क्या करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपने व्यास के ही बराबर तो तय, व्यास नहीं परिधि के बराबर, अपने परिधि के ही बराबर तो तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इतना ही अपने परिधि के ही बराबर। तो हम लोग पहले परिधि ज्ञात कर देते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो यहाँ पे दूरी दिया गया है, ठीक है, 2.42 किलोमीटर हमें चलना है, तो कितना चक्कर लगाना है हम लोग इसी में क्या कर देंगे, इसके परिधि से भाग दे देंगे, है ना। तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं पहिए द्वारा, चलिए साइकिल का पहिया लिखा गया है तो हम चलिए साइकिल का ही पहिया लिख देते हैं, पूरी बात लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ठीक है, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, अपने परिधि के ही बराबर तो चलेगा, ठीक है। जो भी इसका परिधि रहेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक चक्कर आप चलें तो फिर यहीं तक आ जाएंगे, इतना अपने परिधि के ही बराबर चलेगा, ठीक है। जो साइकिल का परिधि है, तो परिधि के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग को 22 सेंटीमीटर यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो व्यास के हिसाब से हम लोग फार्मूला रख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है पाई इंटू डी, यदि त्रिज्या दिया रहता है तो हम लोग क्या रख देते, 2πr रख देते हैं, ठीक है। और 2r ही तो होता है, 2r का वैल्यू ही व्यास होता है, ठीक है। यही जैसे जो भी वृत्त, कोई भी वृत्त रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक हो जाए त्रिज्या r हो जाता है, और यहीं से दुगुना ले लेंगे तो यह भी r हो गया, यहाँ से यहाँ से भी r हो जाता है तो 2r हो जाता है, यही हम लोग का व्यास हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलिए रखते हैं हम लोग इसका वैल्यू 22/7 रखेंगे हम लोग। पाई का मान क्या होता है 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको व्यास दे दिया गया है 77, यह देखिए यह
ये मात्रक है सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा हम लोग का सेंटीमीटर में ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे अंश और 7 से विभाजित है तो विभाजित कर लीजिए 22। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 11 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ अंश में 11 बचा है। 11 और हम लोग को 22 का गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। 11 दूना 22 को 2 हासिल 2 लगेगा। ठीक है, और फिर 11 दूना 22 23 24 इतना लगा। अब ये हम लोग का मात्रा कितना है, ये हम लोग का सेंटीमीटर में है। ठीक है, इतना ही दूरी, जैसे जब साइकिल चलेगा ना तो उसके पहिए द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी वो तय करेगा, इतना सेंटीमीटर। हमको जाना कितना है, यहाँ पे 2.42 किलोमीटर हम लोग को जाना है। तो हम लोग लिख देते हैं पहिया द्वारा लिख देते हैं 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर। हम लोग चक्कर ज्ञात कैसे करेंगे, ये अब जितनी दूरी है उसमें क्या करेंगे, इतना ही तय कर रहा है, इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 2.42, यहाँ पे किलोमीटर है मात्रक अंश में, और हम लोग को भाग देना है यहाँ पे 242 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग दोनों मात्रक सेम करेंगे तभी इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए मात्रक को हम लोग सेम करते हैं। ठीक है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि कितना चक्कर लगा हुआ है। इतना ही दूरी तय करना था, ये एक बार में इतना तय कर रहा है ना, तो भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.42 यहाँ पे किलोमीटर है, तो इसमें हम लोग यदि 1000 से गुणा कर देना, 1000 से गुणा कर देंगे तो यह मात्रक, यह इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1000 से हमने गुणा कर दिया तो यह मीटर में हो गया, लेकिन यहाँ पर हर में सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर मात्रक है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर बदलते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 से हम लोगों ने गुणा कर दिया। ठीक है, तो और 242 से नीचे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कैसे किया, किलोमीटर में था, 1000 से गुणा कर दिया, मीटर में हो गया, फिर 100 से हमने गुणा कर दिया। कोई भी राशि मीटर में रहता है, यदि उसको आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यह अब यह भी कितना हो गया, यह भी सेंटीमीटर मात्रक हो गया, यह भी सेंटीमीटर मात्रक हो गया। ठीक है, अब मात्रक भी दोनों क्या हो जाएंगे, अंश और हर में विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि चक्करों की संख्या निकालेंगे तो अब चक्करों का तो कोई मात्रक नहीं होता है ना, चक्कर या 2 चक्कर आएगा या 3 चक्कर आएगा, मतलब जो भी आएगा मात्रक में वो संख्या आपको आएगा। ठीक है, मात्रक भी यहाँ पर विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ पे अंश में भी सेंटीमीटर रहता है, हर में भी सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, विभाजित हो गया। चलिए अब बस ये जो आपको संख्या दिख रही है बस इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह है 2.42 है। ठीक है, यदि इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो हटेगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 1 जीरो हटेगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 100 से यदि हम लोग इस संख्या में गुणा कर दें 10 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 242 हो जाएगा, गुणते 1000। ठीक है, और बटा में कितना, 400, 242 है, 242। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 100 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 10 इसका हट गया। तो अब देखिए ये भी 242 है, अंश में भी हर में भी 242, अंश और हर में विभाजित हो गया एक एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का बचा कितना, 1000 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1000 हम लोग का बचा। तो जो साइकिल का पहिया है ना, वो यहाँ पे 2.42 किलोमीटर की दूरी तय करने में ना 1000 ही चक्कर लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 या चक्करों की संख्या हम लोग को निकल कर आ गया। देखिए हम लोग को प्रश्न दे दिया गया था कि एक पहिया हम लोग को दिया था, ठीक है, जिसका व्यास यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दिया था। अब इसको इतना दूरी तय करना था, 2.42 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में, वो अपने व्यास के ही बराबर, अपने परिधि के ही बराबर तो तय करेगा। ठीक है, जितना उसका गोलाई रहेगा। ठीक है, तो अपने परिधि के बराबर तय किया, तो हम लोगों ने पहले परिधि ज्ञात कर लिया। ठीक है, परिधि ज्ञात कर कर हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पर दूरी है इसमें भाग दे देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना चक्कर लगा रहा है। तो साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होगी, परिधि के ही बराबर होगा। ठीक है, जो साइकिल का पहिया है उसी के बराबर रहेगा। फार्मूला रख दिया पाई इंटू डी, डी इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डायमीटर व्यास ही दिया था, तो व्यास का फार्मूला रखा, इसको हल कर दिया, तो हम लोग को पता चल गया है ना कि जो पहिया है एक चक्कर में कितना 242 सेंटीमीटर की ही दूरी तय करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखिए हमें बताना था ना कि 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इस दूरी में क्या कर देंगे, इससे हम लोग भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना चक्कर वो लगाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, लिख दिया यहाँ पर पहिया द्वारा
2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर, कितना चक्कर लगा यहाँ पे 2.42 किलोमीटर और हर में यहाँ पे 242 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यह एक बार में इतना ही दूरी तय कर रहा है, ठीक है, एक चक्कर में। तो हम लोग पहले दोनों का मात्रक सेम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले 1000 का गुणा कर दिया, तो यह आ गया मीटर में, ठीक है, पहले किलोमीटर में था, 1000 गुणा कर दिया, अभी आ गया मीटर में। मीटर में हम लोगों ने 100 से गुणा कर दिया, ये आ गया सेंटीमीटर में। अंश में मात्रक सेंटीमीटर हो गया, हर में मात्रक सेंटीमीटर हो गया। मात्रक भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि चक्रों की संख्या आएगी तो ये कोई मात्रक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 242 में हमने 100 से गुणा कर दिया, तो ये 242 हो गया और 1000 बचा हुआ है। हर में भी 242 था, अंश और हर विभाजित हो गया, सिर्फ 1000 बचा, ठीक है। और तो हम लोग को पता चल गया ना कि जो पहिया है वो 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना 1000 चक्कर लगाएगा, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं एक बार। अतः पहिया 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में, नीचे से लिख देते हैं, 1000 चक्कर लगाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है ना कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास हम लोग को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को ना एक हमें वृत्ताकार तो पथ बनाना ही है, ठीक है। यहाँ पर पूरी यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से यदि शुरू करते हुए हम लोग ना फिर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह यदि हम लोग कुल 8 चक्कर लगा दें, कितना 8 चक्कर हम लोग लगा दें तो 1 किलोमीटर आना चाहिए, ठीक है। 8 यदि हम लोग 8 चक्कर लगा दें तो 1 किलोमीटर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, 8 से भाग दे लेते हैं कि 1 चक्कर में कितना मीटर आएगा, ठीक है। और बाद में हम लोग को डेसीमीटर में भी बताना है, उसके पथ का व्यास बताना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, एक चक्कर में वृत्ताकार पथ की लंबाई या लिख दें या दूरी लिख देते हैं। चलिए दूरी का मतलब यहाँ से एक चक्कर में कितना इसमें दूरी रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर फिर हम लोग इस तरह से एक चक्कर लगाते हुए आ गए, ठीक है। तो एक चक्कर, तो यहाँ पे हम लोग को चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोमीटर दिया गया है, हम लोग को इसको 8 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, क्योंकि 8 चक्कर लगाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर है, चलिए इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। 1000 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मीटर, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 8 से हम लोग भाग दे लेते हैं। जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 अंकों में देंगे, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 0, 20 बचा हुआ है। 8 दूना 16, चलिए 8 दूना 16 हो गया। तो यहाँ पे 20 में से यदि आप 16 घटा देंगे तो 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 और 0, तो 8 5 40, 125 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब यदि आप 8 चक्कर लगाना चाहते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर की आप दूरी तय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को जो वृत्ताकार पथ बनाना पड़ेगा ना, उसका यहाँ पे एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितनी लंबाई उसकी होनी चाहिए, 125 मीटर का होना चाहिए। 125 मीटर का रहेगा ना इस तरह से, तो इस तरह से आप 8 चक्कर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी को 8 चक्कर लगाएंगे, इस पर दौड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। 125 मीटर किसकी परिधि होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यह तो हम लोग को निकल कर आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को व्यास निकालना है, ठीक है, व्यास निकालना है ना। देखिए फार्मूला यही होता है, सरकमफ्रेंस है ना, परिधि बराबर 2πr, ठीक है। बस इसी को आप याद रखिए, फिर जैसी आपको आवश्यकता है वैसा ले लीजिए फार्मूले में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे व्यास निकालना है। व्यास मतलब यही होता है 2r, ठीक है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है उसी को व्यास कहते हैं। चलिए इसको हम लोग देखिए और क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2πr है ना, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2r को तो मिलकर यहाँ पर व्यास बनता है, ठीक है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पर हम लोग को यहीं व्यास ही निकालना है ना, तो यहाँ पर c बटा पाई हो जाएगा, ये अंश में हर में कर देंगे बराबर d, तो फार्मूला यही हो गया, d बराबर c बटा d हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं हम लोग वृत्ताकार पथ का व्यास हो जाएगा, व्यास का फार्मूला यही
ठीक है। व्यास का फार्मूला C/पाई। सी क्या है? सरकमफ्रेंस, परिधि है, जो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हम लोग निकाले हैं ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो यही है 125 मीटर ही है हम लोग का यह, ठीक है, परिधि जो हम लोग को है 125, ठीक है। और इसका हम लोग लिख देते हैं वैल्यू 22 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को हम लोग चलिए अंश में गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार होता है, 125 है और यहाँ पे हम लोग को 22/7 लिखना था, ठीक है। तो 22/7 लिख दीजिए, ठीक है। यह तो हर तो 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है, हर क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया, तो अंश को भी 2 भागों में बांट लीजिए और सबसे नीचे का ऊपर गुणा कर दीजिए और मध्य वालों का आपस में, तो ठीक है, 125 का 7 में गुणा हो जाएगा और 22 का 1 में, ठीक है। चलिए तो 7 का हम लोग 125 में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 7 5 35 हो जाएगा, 35 को 5 हासिल 3 लगेगा, 7 दूना 14, ठीक है, 15 16 17, 17 को 7 1 हासिल लगा और फिर 7 एकम 7 1 हासिल 8 हो जाएगा और हर में तो 22 है, ठीक है। जब हम लोग 875 में 22 से भाग देंगे ना, तो देखिए आएगा इतना 39.77 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 5 से 1 अधिक है ना, 5 के बराबर या 5 से अधिक भी रहता है, ठीक है, 5 के बराबर या 5 से अधिक, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। और ये हम लोग का मात्रक किस में हम लोग निकाल रहे हैं, ये हम लोग मीटर में ही निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का ये परिधि था, ये परिधि है हम लोग का, ठीक है, जो मीटर में था, तो ये भी आ गया हम लोग को मीटर में, ठीक है। और हम लोग को निकटतम डेसीमीटर में हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो डेसीमीटर ना, ये देखिए यही होता है, 1 मीटर में ना 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है, यही होता है पैमाना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 10 गुने के बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को डेसीमीटर में ज्ञात करना है, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 10 से हमने गुणा कर दिया। अब ये हम लोग का हो गया डेसीमीटर में, चलिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं डेसीमीटर। चलिए 10 का जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10 में लोग खिसक कर यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 398 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे 10 करके, या बस इतना ही रहने देंगे, 398 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेसीमीटर। तो यही आ गया हम लोग का, ठीक है। तो हमें यही प्रश्न दिया था कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना था जिसके लिए 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए, निकटतम डेसीमीटर तक पथ हम लोग को व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को पथ का यहीं व्यास ही ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए था कि उसकी जो भी यहाँ पर हम लोग का वृत्ताकार पथ बने, ठीक है, उसको यदि आप 8 चक्कर लगा देते हैं, ठीक है, जो भी आपको वृत्ताकार पथ है उसको यदि आप 8 चक्कर लगा दिए, ठीक है, तो 1 किलोमीटर पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, मतलब एक चक्कर लगाएं तो यहाँ पे कितना मीटर हम लोग चल पाएंगे, ठीक है, या कितना दूरी हम लोग तय कर पाएंगे एक चक्कर में, ठीक है, एक परिधि के बराबर। तो हम लोग लिख दिया कि एक चक्कर में वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर को हम लोगों ने 8 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यही हो जाएगा ना, एक बार में आप कितनी दूरी तय करेंगे, तो 1 किलोमीटर था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मीटर बदल दिया, ठीक है, ताकि 8 से हम लोग को विभाजित भी करना था, तो हम लोगों ने 1000 लिख दिया मीटर 1 किलोमीटर को, यहाँ पे 8 से विभाजित कर दिया। तो हम लोग को पता चला कि यदि आप ना उस वृत्ताकार हम लोग को पथ बनाएंगे, उसका परिधि कितना होना चाहिए, 125 मीटर होना चाहिए। तब इस तरह से 125 मीटर करके यदि आप उसका 8 चक्कर लगाते हैं तो कितना 1 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेंगे। तो यहाँ पे वृत्ताकार पथ का हम लोग को व्यास निकालना था, तो व्यास के लिए यही फार्मूला हो जाएगा C/D। सी क्या है, सरकमफ्रेंस है, मतलब यहाँ परिधि है, ठीक है, यही है 125 किलोमीटर, जो एक चक्कर आप लगा रहे हैं तय की गई दूरी है, ठीक है। तो यही परिधि है, इसका वैल्यू हमने रखा पाई का मान 22/7 होता है, 22 यहाँ पर हर में चला जाएगा, अंश में 7 चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दिया 875 आ गया और 22 से हमने भाग दे दिया तो यह 39.77 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह 5 के बराबर या 5 से अधिक रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 से बराबर या 5 से अधिक रहता है तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं, तो हमने 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो यह मात्रक यहाँ पे मीटर में ही था, ठीक है, तो यह मीटर में ही आया, लेकिन हम लोग को डेसीमीटर बदलना था, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग को 398 डेसीमीटर। तो हम लोग को वृत्ताकार पथ का व्यास कितना निकल गया, 398 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए यदि आप मान लेते हैं कि इस तरह से वृत्त रहेगा, ठीक है, जिस पर आपको है ना वृत्ताकार यही पथ है, इसी पर दौड़ लगाना है, तो यहाँ पर इसका यहाँ से केंद्र से यहाँ पे दूरी कितना रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 398 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए इस तरह से चौथा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है ना कि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास होगा, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं,
5 वाले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर कह दिया गया है ना कि 66 सेंटीमीटर यहाँ पे चांदी का तार हम लोग के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 छल्ला उसी से बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक तार है जिसकी लंबाई कितना है, यहाँ पर 66 सेंटीमीटर है, 66 सेंटीमीटर है ना। अब इसी के मतलब ना इसको हम लोग क्या कर देंगे, 10 छल्ला इसी से बनाना है, ठीक है। 10 छल्ला से इसको 10 बराबर भागों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और एक यहाँ पे जो भी तार की लंबाई रहेगी, ठीक है, जो भी तार की लंबाई यहाँ पर रहेगी उससे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से हम लोग वृत्ताकार क्या बनाएंगे, छल्ला बनाएंगे। इस तरह से कुल जितना भी यहाँ पर तोड़े रहेंगे सब बराबर रहेगा, सबकी यहाँ पर सबका यहाँ पर व्यास बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कितना 10 छल्ला बनाना है। तो हम लोग क्या कर दें, इसमें पहले हम लोग 10 से भाग दे लेते हैं, ठीक है, कि एक छल्ले को ना कितना तार मिलेगा, मतलब परिधि की लंबाई कितना मिलेगी एक एक तार को, ठीक है। तो हम लोग पहले यह ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, दिया है हम लोग को ना कि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, ठीक है। तो हम लोग 66 को क्या कर दें, 10 से हम लोग भाग दे लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि एक छल्ले को जो तार मिल रहा है, तार जितना मिलेगा कितना, ठीक है, इसके परिधि के बराबर एक छल्ले को जितना मिलेगा ना, यह क्या रहेगा, इसका इसी को मोड़ कर क्या बना देंगे, आप वृत्त बना देंगे जो भी इसको तार मिलेगा, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं, तब एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि कितना रहेगी, इसी को 66 को क्या कर देंगे, 66 है, 66 को 10 बराबर भागों में बांट दीजिए, ठीक है। तो भाग दे देंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 6.6 यहाँ पे मात्रक है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे यह मिला हम लोग को सेंटीमीटर में। तो यही इतना सबको लंबाई मिल रहा है, 6.6 सेंटीमीटर सबको मिलेगा, ठीक है। 66 सेंटीमीटर का चांदी का तार है, तो यहाँ पे 10 बराबर भागों में बांटना था, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया कि एक छल्ले की परिधि इतना है सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक छल्ले का हम लोगों ने परिधि निकाल दिया, तो मतलब प्रत्येक का ये है, ठीक है। एक का बात करें तो ये प्रत्येक का है, ठीक है, प्रत्येक छल्ले का यह परिधि है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक ही लिख देते हैं, प्रत्येक छल्ले की परिधि, यहाँ पर सबका आपस में बराबर ही रहेगा, 6.6 सेंटीमीटर सबको तार मिला, इसी तार से अपना क्या करेंगे, वो सब यहाँ पे परिधि बनाएंगे, ठीक है, छल्ला अपना बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए फार्मूला ही हो जाएगा, बस इसी को याद रखिए, ठीक है, कि यहाँ पे C बराबर 2πr, ठीक है, बस इसी को याद रखिए। अब जिसको व्यास की आवश्यकता है तो यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r मिलकर क्या हो जाता है, d हो जाता है, व्यास हो जाता है, पाई इंटू डी हो जाएगा। अब चाहिए क्या, डी हम लोग को ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, तो यह अंश में है तो यहाँ पे हर में कर दीजिए, बस पक्षांतर करके सब कुछ ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया, C/पाई, ठीक है। तो C का वैल्यू अब चलिए हम लोग रख देते हैं, सबका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक छल्ले का हम लोग व्यास ज्ञात करना है, और फार्मूला हमने बताया कि क्या हो जाएगा, व्यास बराबर यही होता है D बराबर C/पाई, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया है, परिधि यही है, सरकमफरेंस परिधि यही है 6.6, और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रहता है, हर में 7 आएगा तो इसको हम लोग अंश में कर दे रहे हैं। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, चलिए यहाँ पे 6.6 और बटा में 22, और यहाँ पे 7 है, यह अंश में आ जाएगा, और मात्रक भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये किस मात्रक में, सेंटीमीटर में है, तो यह भी कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 66 है, 22 है, विभाजित कर देंगे तो पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। 22 से कम 22, 22 3 66 हो जाएगा, 22 3 66, तो यह 0.3 आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ना, 6.6 है, तो यहाँ पर 0.3 आ गया, और यहाँ पे 7 से गुणा करना बाकी है, तो 7 3 21 होता है, और यहाँ पे एक स्थान पर दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो यह आ गया 2.1 सेंटीमीटर। यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि 66 सेंटीमीटर चांदी का तार है, और बराबर नाप के हमको 10 छल्ले बनाना है, ठीक है, 10 इस तरह से गोला गोला हम लोग को बनाना है, वृत्त बनाना है, ठीक है। तो प्रत्येक छल्ले का हम लोग को व्यास ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 से इसमें भाग दे दिया, ठीक है, प्रत्येक छल्ले की परिधि कितना है, ठीक है, प्रत्येक छल्ले को कितना कितना लंबाई मिला, तो ठीक है, 10 से हमने भाग दिया, तो हमको पता चला कि 6.6 सेंटीमीटर मिल रहा है तार, ठीक है। इतना तार से मिलकर वो सब क्या बनाएंगे, छल्ला बनाएंगे, ठीक है, वृत्ताकार छल्ला अपना बनाएंगे। तो प्रत्येक छल्ले का हम लोग को व्यास ज्ञात करना था, व्यास के लिए फार्मूला यही हो जाएगा C/पाई, ठीक है, सरकमफरेंस है ना, वृत्त की परिधि है बटा यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि यही था 6.6 सेंटीमीटर, इस सबको तार मिल रहा था, इसी को क्या कर देंगे घुमाकर, ठीक है, जो भी यहाँ पर है ना
जैसे यहाँ पर जो भी तार है 66 सेंटीमीटर का, जो भी यहाँ पे जिसकी भी जितनी लंबाई मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, उसी से घुमा कर क्या कर लेगा, छल्ला अपना बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना हो जाएगा, सी बटा पाई, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, सी का वैल्यू यहाँ पे परिधि है, ठीक है, 6.6 हमने रख दिया, और यहाँ पे यह है ना 7 को यहाँ पर अंश में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसको हमने हल कर लिया, ठीक है, जो क्या है 2.1 सेंटीमीटर प्रत्येक छल्ले का जो कि व्यास है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे दिया गया है ना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हमें बनाया गया है पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे दिया गया है, जो कि हम लोग का क्या करेगा, त्रिज्या की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वृत्त की तरह या वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इसका यह त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ना परिधि, तो यहाँ पे चंद्रमा के पथ की परिधि है हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है, तो चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है हम लोग को ना, यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी रहेगा, दूरी यहाँ पे लगभग हमें दे दिया गया है, जो कि यहाँ पे दूरी हम लोग का यह है ना, ये हम लोग का त्रिज्या ही है, ठीक है। आर है हम लोग का, जो कि है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को ना, यहाँ पे निकालना क्या है, चंद्रमा के पथ की हम लोग को परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को यह त्रिज्या दिया गया है, तो हम लोग लिख देते हैं तब चंद्रमा के पथ की परिधि, हम लोग परिधि का फार्मूला जानते हैं, सी बराबर क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं, 2 है, और यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और त्रिज्या तो हम लोग को दिया गया है 3,00,000 यहाँ पे 84,000 है, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो रहेगा, ठीक है, 3,84,000, ठीक है, 3 जीरो है। चलिए यहाँ पर अंश में सबका यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 का यहाँ पर 22 में, जैसे यहाँ पर 22 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा, 22 दूना यहाँ पे 44, यहाँ पे गुणा करेंगे अभी हम लोग का यहाँ पे 3, 8, 4, और यहाँ पे कुल 3 जीरो, और अभी 7 से हम लोग को भाग भी देना है। चलिए जब 44 का आप इस संख्या में गुणा कर देंगे ना, देखिए कितना आएगा, 16, 89, 6 पर इस तरह से कुल 3 जीरो आएगा, ठीक है। आप इसमें 44 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 16, 89, 60, और यहाँ पे डबल जीरो है, ठीक है। और फिर अभी 7 से अभी भाग देना बाकी है, जब इसमें आप इस संख्या में जब 7 से आप भाग देंगे ना, देखिए यही आ जाएगा 24, 13, 71, 4, यहाँ पे 10.2 8 आएगा, फिर आगे 5 भी रहेगा, और आगे संख्याएँ आएंगी, ठीक है। तो हम चलिए यहीं तक लिख देते हैं, चलिए इतना ही हम लोग लिख देते हैं, जो कि हम लोग का ना तब चंद्रमा के पथ की यहाँ पर परिधि हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब यह जो आया है, यह दूरी किस में है, यह किलोमीटर में आया हुआ है, ठीक है। देखिए हमने इसको किस प्रकार से किया, यहाँ से हम लोग को दे दिया गया था ना कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की हमें दूरी दे दिया गया था, ठीक है। ये त्रिज्या ही था, क्योंकि चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे यहाँ पे एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चक्कर लगा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग को परिधि ज्ञात करना था, ठीक है। तो परिधि के लिए ही हम लोग को यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे दिया गया था, जो कि हम लोग का त्रिज्या था। तो हम लोग को परिधि के लिए ही फार्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख दिया, और पाई का मान 22/7 रख दिया, और आर का वैल्यू ही आपको त्रिज्या दिया हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी थी 3,84,000 हमने रख दिया, ठीक है। अंश में सबका गुणा कर दिया, और 7, ठीक है, 7 लिख दिया, हर में 7 ही था, ठीक है। तो अंश में गुणा कर जो आया उसको लिख देंगे, फिर 7 से इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आपका व्यास, ठीक है, जो चंद्रमा के पथ के यहाँ पर परिधि है, ठीक है। जो यहाँ पर चंद्रमा क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वही हो जाएगा, है ना। परिधि हम लोग का इतना निकल कर आया, जो कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 24,13,714.28 यहाँ पे किलोमीटर निकल कर आया है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया है ना, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 7 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 2 वृत्त हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, माना 2 वृत्त ए तथा बी
तथा इनके त्रिज्याएं क्रमशः हम लोग लिख देते हैं R1 R2 लिख देते हैं, R1 कामा R2 है, ठीक है। और इनका अनुपात दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे R1 जो है मतलब एक में दूसरे से भाग दे दिया गया है ना, एक त्रिज्या में दूसरे त्रिज्या से भाग देकर सबसे छोटे रूप में लिखा गया है, तो यही आया है, ठीक है। R1 बटा यहाँ पे R2 निकल कर आया है कितना, 2:3, 2:3 है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, यह हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। पर हम लोग ना उनके ना परिधियों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पर C बराबर 2πr होता है, ठीक है। यही परिधि का फार्मूला होता है, तो बस इसी को हम लोग परिधि मान लेते हैं। यदि पहले की परिधि C1 है, दूसरे की C2 है, तो उस तरह से हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं फार्मूला C बराबर 2πr हम लोग जानते हैं, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग चलिए C1 C2 करके दोनों का अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। C1 बटा यहाँ पे C2, या पहले तथा हम लोग यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि इनकी परिधि क्या है, C1 C2 है। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, कामा परिधि C1 कामा C2 है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं C1 C2, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 2πr होता है ना, तो 2π और पहले के लिए क्या हम लोग को रखना है R, यहाँ पे R1 रखना है, R1 बटा 2π यहाँ पे R2 रखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं और इसको आगे C1 बटा C2। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश में भी 2π है, हर में भी 2π है, अब दोनों विभाजित ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे C1 C2 का हम लोग को वैल्यू भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्याएं दिया गया है हम लोग को, ठीक है, पहले का कितना है 2:3 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे R1, और यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पर हम लोग चलिए 2π को विभाजित ही कर लेते हैं। R1 का हमें वैल्यू दे दिया गया है 2, और यहाँ पे R2 का वैल्यू हम लोग को 3 ही दिया था, तो इसको हम लोग चलिए अनुपात करके लिख देते हैं। C1 अनुपात C2 हम लोग को निकल कर आया 2:3, ठीक है। मतलब कि जो भी उनके त्रिज्याओं में अनुपात रहेगा वहीं उनके परिधियों में भी अनुपात रहेगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों वृत्तों के परिधियों में 2:3 का अनुपात है, ठीक है। तो हमें दे दिया गया था कि दो वृत्त हैं, उनके त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि मानो दो वृत्त ए तथा बी हैं, तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं, तथा परिधि है ना, कामा परिधि क्या है C1 C2 है, तो R1 R2, ठीक है। R1 अनुपात यहाँ पे R2 दिया था 2:3, ठीक है। फार्मूला यही होता है, परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पे C1 बटा C2 हमने कर दिया, पहले वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला रखा, दूसरे वृत्त के लिए परिधि के लिए R2, ठीक है। तो यहाँ पे 2π विभाजित हो जाएगा। R1 हमें वैल्यू 2 दिया था, ठीक है, और R2, ठीक है। R1 R2 का यहाँ पे अनुपात हम लोग को 2:3 दिया ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो दोनों वृत्त थे उनके यहाँ पर परिधियों का भी अनुपात हम लोग को 2:3 ही निकल कर आया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते, एक वृत्त के व्यास से होकर तथा दूसरा वृत्त के परिधि से होकर, यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर है तो घास के मैदान का व्यास और यहाँ पर हम लोग को परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 8 वाले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वृत्त हो गया, यहाँ पर केंद्र है। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर आर पार जाने के लिए, आर पार जाने का मतलब यहाँ पे इसके व्यास से होकर यहाँ से यदि जा रहे हैं तो आर पार मतलब यहाँ पे एकदम सीधे सीधे चले गए केंद्र से होते हुए, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाकर निकल गए। तो यहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर व्यास से ही होते हुए जा रहा है, एक यदि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो एक तो आप यहाँ पे व्यास से होते हुए चले गए, और दूसरा बोल रहा है ना कि दूसरा परिधि उससे होकर जाना है, ठीक है। तो या तो आपको इच्छा करे तो इधर से चल जाइए या तो इधर से। तो चलिए यहीं से हम लोग बना देते हैं कि किधर से ही यहाँ से ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा नहीं तय करना पड़ रहा है परिधि, ठीक है। यहाँ पे आधा परिधि का आधा ही लंबाई तय करना पड़ रहा है, ठीक है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है तो या तो व्यास से होते हुए चले जाएंगे या तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर बोला है ना कि इनके बीच का इन दोनों रास्तों में अंतर कितना है, 16.4 मीटर का अंतर है, ठीक है। मतलब यह वाला ना 16.4 मीटर यह अधिक है, ठीक है। यह जो है जाहिर सी बात है यह इसकी लंबाई कम होगा और इसका कितना है अधिक है, ठीक है। यदि मान लेते हैं इसका जो है d है, d मीटर है, तो इसका कितना है d प्लस
यहाँ पे 16.4 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। पूरा यह मीटर में ही रहेगा, यह भी डी क्या रहेगा, जो भी रहेगा लंबाई आएगा वो हम लोग का मीटर में ही रहेगा। तो हम लोग को इसका व्यास और परिधि ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त को ही लेंगे हम लोग, ठीक है। अर्धवृत्त और यहाँ पे व्यास का अंतर हमें दे दिया गया। चलिए इसी को हम लोग लिख देते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि तय करेगा। और यहाँ पे हम लोग अंतर मतलब घटाना होता है, अंतर मतलब घटाना। और यहाँ पे क्या है, व्यास है, तो हम लोग लिख देते हैं व्यास। अर्धवृत्त की परिधि और यहाँ पे व्यास का अंतर हमें दे दिया गया है कितना, 16.4 मीटर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई सी बराबर होता है 2 पाई आर होता है, यही फार्मूला होता है। तो ये पूरा परिधि का होता है, ठीक है। यहाँ से यदि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चक्कर का पूरा होता है फार्मूला, ठीक है। सी बराबर 2 पाई आर, लेकिन हमें आधा चाहिए तो इसको दोनों को हम लोग आधा कर दें, c/2 कर दीजिए। ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। ये अब आधी परिधि हो गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग चलिए यहीं से बनाते हैं, यही आधा हम लोग को लेना है तो इसको भी आधा कर देंगे। तो यह पाई कितना आर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यह 2 समाप्त हो जाएगा। इसको हम लोगों ने आधा कर दिया तो अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, पाई आर हो जाएगा, पाई आर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को आधा ही लेना था। परिधि क्या होता है, यदि पूरा परिधि लेना रहता है तो सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। हम लोग को आधा लेना था, दोनों को क्या कर दे, दोनों तरफ को क्या कर दिए, आधा कर दिए। इसको आधा कर दिए तो c/2 हो गया, यही हमें चाहिए। अर्धवृत्त का परिधि हमें चाहिए, ठीक है। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 समाप्त हो जाएगा, पाई इंटू आर बचेगा, ठीक है। और ऋण और व्यास का क्या फार्मूला होता है, यह त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है ना, 2r होता है। यही दोगुना तो होता है त्रिज्या का। यदि यहाँ से यहाँ तक r दूरी है तो यह क्या, यह भी तो r ही होता है। तो ये व्यास क्या होता है, 2r होता है। 2r बराबर यहाँ पे 16.4। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए इन दोनों में से r उभयनिष्ठ है, r उभयनिष्ठ कर लेते हैं, ठीक है। तो बचा का अंदर पाई बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, पाई ऋण 2 बराबर यहाँ पे 16.4, ठीक है। चलिए यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे ऋण 2 बराबर 16.4 हो गया, ठीक है। तो r का वैल्यू चलिए यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं हम लोग, लसा ले लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। कोष्टक में हम लोग लेते 1 और 7 का लसा लेंगे, 7 ही हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, एक ही बार में 22 हो जाएगा। 1 का 22 में गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा ऋण। अब 7 में जब 1 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 का क्या कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 16.4, ठीक है। चलिए r का वैल्यू यहाँ 22 में से यहाँ पे 14 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा, 8/7 बचा हुआ है, बराबर 16.4, ठीक है। यहाँ पे हर में पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग वैल्यू घास का मैदान का व्यास भी ज्ञात कर देंगे और इसका परिधि भी हम लोग ज्ञात कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे r यहाँ पे मतलब यहाँ पे 7 हर में है ना, बराबर उधर कर देंगे, अंश में आ जाएगा। r का वैल्यू 16.4, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, जो हर में रहेगा अंश में आ जाएगा, ठीक है। यह भागा में तो गुणा में आ जाएगा और यहाँ पे जो गुणा में था यह हर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा। चलिए 4 से दोनों संख्याएं अंश और विभाजित है, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से हमने इसको विभाजित कर दिया, यहाँ पे 4 चौका 16, फिर यहाँ पे 4 एकम 4। तो यहाँ पर r का वैल्यू आ गया 4.1 आ गया, ठीक है, गुणते 7 और हर में अभी 2 है, ठीक है। हमने अंश और हर को क्या कर दिया, 4 से विभाजित कर दिया, 4 दूना 8, 4 चौको 16, फिर 4 एकम 4, ठीक है, 4.1 गुणते 7। चलिए 7 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है और हर में अभी 2 है, 2 से भाग देना बाकी है। चलिए तो r 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। चलिए दशमलव लगा देते हैं और 2 त्याई फिर 6 हो जाएगा, फिर 1 बचा है, ठीक है। अब तो दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो यही हम लोग को त्रिज्या निकल कर आए, ठीक है, 14.35 यहाँ पे यह मीटर निकल कर आए। यह तो हम लोग का त्रिज्या निकल कर आ गया, ठीक है। यह हम लोग का त्रिज्या निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है मैदान, घास के मैदान का हमें व्यास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो यहीं पे कर देना चाहिए था हमें, ठीक है। चलिए यहीं पे कर देंगे हम लोग, लिख देते हैं हम लोग घास के मैदान का व्यास, ठीक है। 2 गुणते r हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना ही बताएं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 2 गुणते r का वैल्यू है हम लोग का 14.35, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा, 2 का यहाँ पर भाग कर दिए हुए हैं तो यहीं आ जाएगा 28.7
यहाँ पे मीटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मात्रक मीटर में दिया था, इसलिए ये भी क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। तो व्यास हमने निकाल दिया। चलिए और हम लोग को क्या निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक है, तो परिधि, ठीक है, परिधि सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर ही होता है। ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 2 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू कितना, 22/7। चलिए यहाँ पर ना देखिए 2 आर का वैल्यू हम लोग व्यास का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं हम लोग रख देते हैं फार्मूला में। ठीक है, पाई इंटू डी भी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं डी का वैल्यू रख देंगे हम लोग। ठीक है, चाहे तो यहीं भी रख सकते थे। चलिए तो पाई बराबर होता है 2 पाई इंटू डी लिख दें। 2 आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो यहीं डी है हम लोग का, व्यास ही यही है, व्यास डी ही 28.7 है। चलिए तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और यहाँ पे डी मतलब 2 आर का वैल्यू यही है 28.7। ठीक है, चलिए तो अंश और हर को हम लोग 7 से विभाजित कर देते हैं, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। गुणते 7 चौक 28, 4 बार में विभाजित है, 7 चौक 28, फिर यहाँ पे दशमलव रहेगा, 7 एकम 7 रहेगा। ठीक है, और बाकी इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 22 का इसमें गुणा कर देंगे तो 22 एकम 22 हो जाएगा। 22 को 2 लिख देंगे, 2 हासिल लग जाएगा, और 22 चौक 88 हो जाएगा। 22 चौक 88 हुआ था और 2 हासिल था, 88 में 2 जोड़ देंगे, 90 आ जाएगा। 90 एक स्थान में दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर यह आ गया मीटर। ठीक है, तो जो भी हम लोग को घास का मैदान था उसको आर पार जाने का 2 रास्ता था। ठीक है, 2 रास्ता था, तो यहाँ पर बोल दिया था कि यदि अर्धवृत्त आप परिधि से होते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे व्यास से होते हुए जाएंगे तो इनका अंतर कितना था, 16.4 मीटर था। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला रख दिया। देखिए यही वृत्त है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक वृत्त बना दिया, यहाँ पर यह केंद्र हो गया, यहाँ पर हो जाएगा यह भी आर। यह पूरी लंबाई कितना हो जाएगी, यही तो हम लोग का है, डी व्यास है, यहाँ पे त्रिज्या आर था, या तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता था, या तो यहाँ से यहाँ जा सकता था। ठीक है, तो बस इसको हम लोगों ने हल कर दिया। ठीक है, अर्धवृत्त के यहाँ पर परिधि हम निकाला, कैसे निकाला हमने आपको बताया, और व्यास का क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका वैल्यू तो दिया हुआ था, बस इसको हल कर दिया तो जो हम लोग का त्रिज्या का वैल्यू आ गया, इसका हमने दुगुना कर दिया तो यही घास के मैदान का व्यास निकल कर आ गया। ठीक है, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर रख दें या पाई इंटू डी लिख दें। ठीक है, डी का वैल्यू यही था। ठीक है, यही था व्यास, तो बस इनका आपस में हमने गुणा भाग कर दिया, जो कि हम लोग का परिधि निकल कर आ गया 90.2 मीटर। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे दिया गया है ना, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 40,040 किलोमीटर है, यदि इस रेखा के ऊपर 700 मीटर 7,000 है किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को। ठीक है, पहले एक बार प्रश्न को समझ लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी, ठीक है, अब यहाँ से इसकी ना पृथ्वी की यहाँ पर दे दिया गया है परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, इसका हमें परिधि दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर पहला आपको वृत्त दिख रहा है ना, इसका यहाँ पर आपको परिधि दिया गया है। ठीक है, परिधि यहाँ पर दिया गया है 40,040, यहाँ पर इसको दे दिया गया है परिधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखिए, हम बताते हैं, देखिए यह वाली जो पहला जो वृत्त बन रहा है ना, इसी का आपको परिधि यहाँ पर दिया गया है 40,040, इसको दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर दे दिया गया है कि इसके ऊपर ना 7,000, यही जो ऊंचाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ना, यही 7,000 ऊंचाई है, 7,000 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो, ठीक है, यहीं से उड़ रहा है, इसी परिधि पर उड़ रहा है। ठीक है, जो उड़ रहा है इसी परिधि पर उड़ रहा है, तो उसको एक चक्कर पृथ्वी का लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह हम लोग को परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको यह दिया हुआ है, ठीक है, यह परिधि दिया हुआ है, यह परिधि हमें क्यों दिया गया है, ताकि इसकी मदद से ना आप यहाँ पर इसकी त्रिज्या यहाँ पर यह ज्ञात कर लें, ताकि यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, तब यह बड़ी त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, बड़े वाले वृत्त के लिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, फिर इसके मदद से आप क्या कर देंगे, परिधि ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर आपको यह दिया गया है ना, यह परिधि दिया गया है जिसकी लंबाई कितना है 40,040 किलोमीटर है। इसकी मदद से पहले R1 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, छोटी वाली पहले त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। हम लोग लिख देते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, कोष्टक में हमें परिधि दिया गया है, परिधि, चलिए इसको हम लोग C मान लेते हैं ना, C1 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि यह पहले के लिए है यह। ठीक है, जो जिसकी त्रिज्या R1 है। ठीक है, C1 का वैल्यू हम लोग को दिया है 40,000। ठीक है, 40,000
40 किलोमीटर यही दिया हुआ है। इसके हम लोग पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिज्या के लिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ये बस इसी को याद रखिए, सी बराबर 2 पाई आर होता है, यही फार्मूला होता है। तो ये यदि आपको आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आर का ही, तो 2 पाई को क्या कर दीजिए, यहाँ पे हर मिला दीजिए, सी बराबर 2 पाई। ठीक है, सी बटा यहाँ पे अंश में था, यह हर में आ गया, बराबर आर। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, त्रिज्या यहाँ पे R1 है तो R1 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तब हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या R1 का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बटा 2 पाई। ठीक है, सी बटा 2 पाई। सी हम लोग का है क्या, सरकमफ्रेंस है, परिधि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले छोटा वाला वृत्त है इसकी परिधि हम लोग को दे दिया गया है, यही है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू 40,040 और बटा कितना 2, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22 होता है, और जो अभी बटा 7 रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार लिख ही देते हैं 22 बटा 7। चलिए फिर हम इसको हल कर देते हैं। ठीक है, 2 गुणते यहाँ पे 22। ठीक है, यह हर में है। ठीक है, यह सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यह अंश में इसका गुणा हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए यहाँ पर चाहें तो आप 2 से भाग देकर इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चलिए इसका गुणा कर देते हैं, है ना। 40,040 का 7 में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 28 0। ठीक है, यहीं आ जाएगा, और हर में जब गुणा कर देंगे 22 का 2 में, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, जब इस संख्या को ना 44 से आप भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा 6370, मतलब 6370 मिलेगा। ठीक है, जो कि यह त्रिज्या अभी इसका निकल कर आया है। ठीक है, जो कि यह किलोमीटर में ही है, क्योंकि यहाँ पर परिधि जो यहाँ पर पहला वाला वृत्त था, है ना, इसकी यहाँ पर परिधि कितना था, किलोमीटर में था, तो इसका भी मात्रा क्या आ गया, किलोमीटर में आ गया। ठीक है, जो कि हम लोग का R1 निकल कर आ गया, है ना। अब यहाँ से तो यहाँ पर पृथ्वी है, इसकी यह भूमध्य रेखा बता रहा है। ठीक है, भूमध्य रेखा की परिधि हमें दे दिया गया था, तो इसकी मदद से हम लोगों ने R1 का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, जो यह पहली त्रिज्या है। अब यहाँ पे R1 + R2 जो बड़े वाले वृत्त के लिए हम लोग लिख देते हैं। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, बड़े वाले वृत्त के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, हम लोग को R1 को भी जोड़ना पड़ेगा, R2 को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, R1 + R2 करना पड़ेगा। तो R1 का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला 6370, और यहाँ पर जो R2 है ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस रेखा के ऊपर कितना 7000। ठीक है, 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहीं पर स्पुतनिक लगातार उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, R2 का वैल्यू ये आपको 7000 दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे हम लोग को 7000 भी जोड़ना है। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे 0, और दहाई के स्थान पर भी 7 रहेगा, सैकड़े के स्थान पर 3 रहेगा, और बस हज़ार के स्थान पर 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर आ गया। ठीक है, जो बड़ा वाला वृत्त है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे त्रिज्या निकाल दिया। पे हमें ना R1 R2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि R2 का जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे R2 ही लिखते हैं, क्योंकि बड़े वाले वृत्त के लिए R2। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R1 है, और यहाँ से यदि आप पूरी दूरी यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ले रहे हैं, तो यह R2 है बड़े वाले वृत्त के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ R2 लिख देते हैं। R2 हम लोग ज्ञात कैसे किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दे दिया गया था हम लोग को 7000 किलोमीटर, और यह वाला पहली वाली त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, पहले वाला जो छोटा वाला वृत्त था इसके लिए हम लोगों ने त्रिज्या ज्ञात कर दिया, और इसकी हम लोगों ने ऊंचाई दे दिया था 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे जो बड़ा वाला वृत्त है इसके लिए हम लोगों ने इसका त्रिज्या ज्ञात कर लिया। अब त्रिज्या तो ज्ञात हो गया, अब बस इसका हम लोग को परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिधि के लिए यही फार्मूला होता है, हम लोग लिख देते हैं परिधि इतना दूरी ही यह तय करेगा। ठीक है, जो स्पुतनिक लगातार उड़ रहा है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसी पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसके परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा। परिधि बराबर होता है C बराबर 2 पाई R होता है, यही फार्मूला होता है। तो C बराबर हम लोग लिख देते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पर R का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, जो इसके लिए R2 रहेगा। ठीक है, R2 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये बड़े वाले वृत्त के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 13,370। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते यहाँ पे 22, यहाँ पे अंश में इसको ना हम लोग 7 से विभाजित कर लेते हैं। यह पूरी संख्या ना 7 से विभाजित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग विभाजित कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर विभाजित करेंगे 14 है, 2 बार तो भाग नहीं जाएगा। 7 एकम 7, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 और 3 63, तो 7 फिर 7 9 63, फिर यहाँ पर बचा हुआ है 7
7 एकम 7 हो जाएगा, 7 से भाग देना और 0 तो लग ही जाएगा। बस इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए। जब 2 का गुणा कर देंगे 22 में तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, फिर 44 का आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। तो C बराबर यहाँ पर आपको निकल कर आया परिधि यहाँ पे 84,040 आपको निकल कर आएगा किलोमीटर। अतः हम पूरी बात को यहाँ पे लिख देते हैं। अतः स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी रहेगा, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ही परिधि के बराबर दूरी ही तय करेगा, ठीक है। इस परिधि के बराबर ही दूरी तय करना पड़ेगा। लगाने में कितना 84,040 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है ना, जो स्पुतनिक है इसका मतलब यही है कोई उल्का पिंड वगैरह होगा, ठीक है। ऐसा ही कोई चीज़ है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, ठीक है। तो हमें दे दिया गया था ना कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि यहाँ पर दिया था 40,040 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को पृथ्वी दिया था, ठीक है। पृथ्वी का यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई हमें दे दिया गया था, कितना है 40,040 किलोमीटर था, ठीक है, परिधि था। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया था ना कि इसी के, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे भूमध्य रेखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना एक स्पुतनिक लगातार उड़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग को ज्ञात करना था कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम लोग को परिधि ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग को ना यहाँ पर यह परिधि दिया था, तो परिधि की मदद से हम लोगों ने यह त्रिज्या ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात कर लिया, R1 जो छोटा वाला वृत्त था इसकी हम लोगों ने त्रिज्या ज्ञात कर लिया, ठीक है। और जो फिर बड़ा वाला वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या R2 था, तो R2 हम लोग को कैसे ज्ञात करेंगे, यह वाली दूरी हम लोग को 7,000 पता थी और यहाँ पे त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। परिधि दिया था तो परिधि की मदद से हम लोगों ने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। तो R2 का वैल्यू हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। जो यहाँ पर R1 हम लोगों ने त्रिज्या निकाला छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर इतनी दूरी हम लोग को 7,000 किलोमीटर दिया था, तो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या निकल गया। फिर उसके मदद से हम लोगों ने परिधि ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो यही जो परिधि था, यही स्पुतनिक लगातार उड़ेगा तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना, यही हम लोगों ने हल किया तो परिधि आया था, ठीक है। 84,040 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।